तो हेलो फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या हाल चाल आप लोगों के? सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप लोगों के बोर्ड के पेपर नजदीक आ रहे हैं और जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जितने भी हैं वो आप क्या करो, उनके ऊपर वीडियो बनाओ। तो अब मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो बनाने आ चुका हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग के लिए जो हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड हो या यूके बोर्ड हो, ठीक है, टॉपिक सबके एक जैसे रहते हैं। तो अब यहाँ पे मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, देखो वीडियो जो आपकी वो 3-4 वीडियो बनेंगी, मतलब जैसे एक वीडियो ये आई, ऐसी 2-3 वीडियो आएंगी। तो 3 या 4 वीडियो में मैक्सिमम 4 वीडियो में आपका पूरा एक चैप्टर कवर कर दिया जाएगा। एक वीडियो में कोई 2-3 टॉपिक आपके बताए जाएंगे, अगली वीडियो में 2-3 टॉपिक, और इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। तो करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे लास्ट तक देखनी है, क्योंकि अब यहाँ पे तैयारी आप लोगों की बोर्ड की अच्छी तरीके से होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलती है। पहले से ही वीडियो बना रखी थी मैंने, लेकिन वो आप लोगों ने उस समय सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं थे, तो ज़्यादा व्यू तो नहीं दिए आप लोगों ने। तो आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, या तो फिर इधर देखो। तो अब वीडियो बंद करिए आप लोगों के लिए। तो दोस्तों देखो, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था चैप्टर का क्या है ये चैप्टर, ठीक है, एक तरीके से। तो इसमें मेन आपको आवेशों के बारे में पढ़ना है कि कोई आवेश किस तरीके से हरकतें दिखाता है, ठीक है। जो आपका पहला चैप्टर है वो है स्थिर अवस्था में कोई भी आवेश क्या क्या गुण दिखा रहा है, क्या क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है अपने चारों तरफ, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसमें से एक हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ है? विद्युत क्षेत्र, मान लो यहाँ पे एक कोई आवेश मैंने क्यू रख दिया और इसके पास एक Q0 आवेश रख दिया, ठीक है। Q0 आवेश एक ऐसा आवेश है जिसको हम लोग सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से परीक्षण के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए इसका परीक्षण आवेश भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो मान लो ये Q आवेश है, यहाँ पे मैंने Q0 आवेश रख दिया। तो अब क्या होगा ना, इस Q0 आवेश पे एक प्रकार का कोई बल लगना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये महसूस करेगा कि इस पे कोई बाहर से या कहीं से भी, मतलब एक तरीके का बल लग रहा है। तो भैया जब इस पे बल लग रहा है तो या तो ये इधर की तरफ आ रहा होगा या दूर जा रहा होगा। दूर जाने में कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है, कहीं पे भी जा सकता है दूर। तो हुआ क्या, इस प्रकार के बल को हमने नाम दिया चुंबकीय बल। और ये बल जो इस पे लगा, तो इसके आसपास कुछ ऐसी चीज जरूर रही होगी जिसके कारण इस पे बल लगा होगा। तो इसके आसपास के एरिया को, ठीक है, जहाँ पे इस आवेशित कण पे बल लगने लग गया, उसको हमने नाम क्या दिया? विद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कह दो या विद्युत क्षेत्र कह दो, ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है कोई। तो विद्युत क्षेत्र हमने नाम दिया, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फटाफट से कि अगर मान लो इन दोनों आवेशों पे कोई भी बल लग रहा है तो वो बल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने पढ़ा था कौन सा? कूलाम का नियम। क्या? कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम से कहता था कि अगर दो आवेश को इस तरीके से रख दिया जाए, ठीक है, तो उन पे बल लगेगा और वो जो बल होगा वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन उनके बीच की जो भी दूरी है उनका स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये कूलाम का बल था जो कि दो आवेशों के बीच लगता था, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पे K जो है वो क्या होता है, वो आपका निर्भर करता है आपके माध्यम पर, ठीक है। माध्यम का परावैद्युतांक जिसे हम लोग कहते थे। अगर मैं बात करूँ निर्वात और वायु की, तो वहाँ पे K का मान 1 हो जाता है, तो आप K को हटा देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करके एक कुछ देगा ही नहीं, बल्कि यही देगा, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट से हमने कूलाम का नियम पढ़ा, हमने विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो पढ़ा, हमने थोड़ा बहुत आवेश के बारे में जानकारी ले ली चैप्टर के बारे में, ठीक है। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव क्या चीज है? मैंने आपको कहा HCl एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। HCl एक विद्युत द्विध्रुव है, NaCl एक विद्युत द्विध्रुव है। अब देखो, दोनों को मैंने विद्युत द्विध्रुव नाम दिया, दोनों को, ठीक है। अब दोनों विद्युत द्विध्रुव है, अच्छी बात है, लेकिन असल में है क्या विद्युत द्विध्रुव? HCl NaCl, ये तो अलग अलग चीज हो गई। तो एक चीज दोनों में कॉमन देखो, अगर मैं बात करूं H पे कौन सा चार्ज, आप कहोगे प्लस, Cl पे कौन सा होगा माइनस, ऐसी Na पे प्लस और Cl पे माइनस। तो असल में विद्युत द्विध्रुव क्या चीज है? बहुत ही छोटी सी ऐसी वस्तु, ठीक है, या अणु कह दे, जिसमें एक धनावेश और एक ऋणावेश होगा, ठीक है। बहुत, देखो मैं अभी कोई किताबी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मैं अपने से समझा रहा हूँ आपको कि कोई भी एक ऐसा अणु हो गया, ठीक है, जो बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा, ठीक है, जिसमें एक धनावेश हो और एक ऋणावेश हो, जिस पर चार्ज जो है अपोजिट हो, लेकिन
एक जैसे। अगर इस पे एक प्लस एक है तो इस पे माइनस एक ही होना चाहिए, साइन अलग है, ध्यान रखना। तो इसको ही हमने उठा के विद्युत द्विध्रुव मान दिया, ठीक है, नहीं यहाँ समझ में कोई बात नहीं, ठीक है। अल्प दूरी पर स्थित, ठीक है, जैसे दूरी 2l ली है मैंने अपने पास से लिया अभी, 2l दूरी मतलब बहुत ही छोटी दूरी है, बहुत ही छोटी यार। HCl अणु जो हमें ढंग से एक अणु दिखता भी नहीं है, ठीक है, इनके बीच H और Cl के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, बहुत ही छोटी बोलोगे आप लोग, ठीक है, ये H मान लिया, ऐसे Cl मान लिया। तो अल्प दूरी पर स्थित एक जैसे परिमाण के, ठीक है, एक जैसे परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से बने निकाय को नाम दिया गया विद्युत द्विध्रुव का, ठीक है। छोटी सी दूरी पर भी स्थित है और परिमाण भी एक जैसा ही है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, देखो इस पे प्लस, इस पे माइनस। तो इस पूरे निकाय को उठा के नाम किसका दिया गया, विद्युत द्विध्रुव का, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखो फटाफट से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए जो हम करने वाले हैं क्या है। या आप कहोगे एक तरीके से पूरे एक पहले चैप्टर का रिकैप ले लिया, फटाफट से आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज़ होती है वो। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा हमारा, अब मान लो विद्युत द्विध्रुव में पता चल गया है। अब विद्युत द्विध्रुव पे कोई ना कोई एक आवेश होगा, चाहे ये मान लो दोनों है तो एक जैसे ही, ठीक है। हम केवल परिमाण ले रहे, हमें साइन से कोई लेना देना नहीं। तो विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश का परिमाण इंटू उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी उसको ही हमने क्या नाम दिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। कोई एक आवेश का परिमाण लिया और दोनों के बीच की दूरी, इनका गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। एक तरीके से एक वो राशि हो गई है जो हमें बता रही है कि विद्युत द्विध्रुव आखिर है क्या, ठीक है। तो अभी इसके और जानेंगे विद्युत द्विध्रुव असल में चीज़ क्या है। ये तो एक तरीके से गाइड वाली लैंग्वेज होगी ना, ठीक है, आपने परिभाषा बता दी, अच्छी बात है, लेकिन असल में ये चीज़ क्या है तो उसको भी जानेंगे हम लोग थोड़ी सी देर में, ठीक है दोस्तों। तो अब शुरू करते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। और भी बहुत चैनल होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करा जाएगा आपका डाउट के साथ साथ। तो आपकी हेडिंग चलनी चाहिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कितना ऊपर निकल रहा था यार, मैं यहाँ से इधर पूरा ऊपर निकल गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। राइटिंग में बन जाओ, कंसेप्ट पे जाओ, कंसेप्ट पे राइटिंग तो फिर भी सही है, थोड़ी बात तो भाई काम चलाऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आपको बताया विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो हमने अपनी तरफ से देखो मान लिया, देखो डायग्राम ज़्यादा समझ लो इसकी। अगर डायग्राम आ गया बनाना तो आपके लिए कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैथ के वैसे ही आप स्टूडेंट हो, आपकी मैथ में काम चलाओ से ज़्यादा काम चलाओ अच्छी होगी, ठीक है। तो हमने एक विद्युत द्विध्रुव माना जिसपे एक तरफ हमने क्या रख दिया, प्लस क्यू आवेश, एक तरफ हमने रख दिया माइनस क्यू आवेश, ठीक है। ये ए भी हमने एक विद्युत द्विध्रुव माना है जिसके ए पॉइंट पे प्लस क्यू आवेश और बी पॉइंट पे माइनस क्यू आवेश, और इनके बीच की जो दूरी है वो 2l, सीधी बात है 2l लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें जो है थोड़ी गुणा भाग ईजी पड़ती है। l भी ले सकता हूँ, 2l लेंगे क्योंकि गुणा भाग ईजी पड़ेगी हमें, ठीक है। अभी तक हमने कुछ नहीं करा, हमने एक विद्युत द्विध्रुव बना दिया, ठीक है, और हम लोग उसकी अक्षीय स्थिति के बारे में ज्ञात करना चाह रहे हैं, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब अक्षीय स्थिति क्या होती है, देखो आपका विद्युत द्विध्रुव जिस पोजीशन पे भी है ना, हॉरिजॉन्टली मतलब अक्षीय पोजीशन पे, अक्ष पे, उसके इधर या इधर की पोजीशन को हम लोग अक्षीय स्थिति बोलेंगे। यानी कि वो पॉइंट आपका इधर कहीं भी हो सकता है और वो पॉइंट आपका इधर कहीं भी हो सकता है, तो वो आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी ले लो, ये आपकी अक्षीय स्थिति कहलाती है, ठीक है। आपका जो भी अक्ष है वो अक्ष के अनुदिश जैसे लेटा हुआ है, तो उसके इधर के और इधर की ही आपकी जो भी पॉइंट होंगे वो अक्षीय स्थिति कहलाएगी, या ये पूरी स्थिति अक्षीय कहलाती है, ठीक है। देखो ये अक्षीय स्थिति, रिलेटिव स्थिति, अक्षीय स्थिति, ध्यान देना, ठीक है। तो अब हम लोग बिंदु इधर ही मान लेते हैं, भैया सीधे हाथ की तरफ मान लेंगे, अच्छी बात है, उल्टे हाथ की तरफ नहीं मानते। तो मैंने मान लिया कि यहाँ कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये P, ठीक है। अब इसका केंद्र O मान लेते हैं हम लोग। अब मुझे आप इतना बता दो पहले कि अगर ये पूरी 2l दूरी है और ये मध्य बिंदु है O, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब OB और OA कितनी दूरी हो जाएगी,
तो आप लोग एल दूरी बोलेंगे। सीधी सी बात है, एल ही रहेगी, क्योंकि जब पूरी 2l है तो उसका आधा एल हो जाएगा और इसका आधा भी ये एल हो जाएगा। क्लियर? मैंने क्या करा, आधा आधा कर लिया इसे। अब ध्यान से देखो, ये मैंने अपनी तरफ से मान ली स्मॉल आर दूरी, ठीक है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये स्मॉल आर दूरी मान ली मैंने इधर से, ठीक है। मतलब जो बिंदु पी है जहाँ पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। स्मॉल आर दूरी पर क्या स्थित है? लो देखो, डायग्राम थोड़ा फोकस करके बना लो, आपको पूरा का पूरा आ जाएगा ये क्या मैटर है, ठीक है। डायग्राम अच्छा बनाओगे नंबर अच्छे हो जाएंगे, पहले बता रहा हूँ। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मैंने इतना तो मान लिया कि यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर मुझे पी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। दोस्तों इतना काम करने के बाद देखो मैं क्या करूंगा, ये जो माइनस क्यू आवेश है इससे मैं इस पी बिंदु की दूरी देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये मैं देखना चाह रहा हूँ, ये दूरी देखो मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ, डॉट डॉट करके मैं ये दूरी देखना चाह रहा हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं ये दूरी कितनी होगी? देखो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक आर है, ठीक है। मुझे इतनी दूरी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे में से, यानी कि देखो ये पूरी दूरी मेरे को दिख रही है आर, इस आर में से मैं कितनी दूरी घटा दूंगा? इतनी दूरी घटा दूंगा। इतनी दूरी अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे पास ये वाली दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो पूरा आर था, इसमें से मेरे को ये दूरी घटानी है, मतलब ये दूरी कितनी है? एल है। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी दूरी? आर माइनस एल। कितनी आ जाएगी? आर माइनस एल, ठीक है। ये समझ आया होगा आपको? भैया पूरा आर है, इसमें से इतनी दूरी घटा दी तो आपकी बची आर माइनस एल। ये मैंने क्या करा, मैंने माइनस क्यू आवेश के लिए बिंदु पी की दूरी देखी। ऐसे ही मैं प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी देखना चाहता हूँ, कितनी दूर है? तो मुझे चाहिए ये पूरी दूरी। देखो ध्यान से देखो, ये डॉट 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 इधर आया, ठीक है। डॉट से बना देते हैं डायग्राम को, ये डॉट डॉट, मुझे ये दूरी चाहिए, ये पूरी इसके आगे की दूरी। तो क्या करोगे आप लोग, भैया इतनी दूरी आपको पता है आर है, इसमें और कितना जोड़ दोगे? इतना जोड़ दोगे, यानी कि एल जोड़ दोगे, ठीक है। देखो ये एल है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दिख रही है? आर दिख रही है। तो आप क्या करोगे, आर प्लस एल कर दोगे, आर प्लस एल कर दोगे, तो ये आपकी प्लस क्यू आवेश की भी दूरी आ जाएगी बिंदु पी से। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, और फिर देखेंगे रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक दो कंसेप्ट और जानने जरूरी है आप लोगों को। क्या कंसेप्ट है? देखो आपको इतना पता होगा कि कोई भी बिंदु है, मान लो ये बिंदु, यही मान लेते हैं हम, माइनस प्लस क्यू आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पे कोई बिंदु पी है। कितनी दूरी पे? स्मॉल आर दूरी पे कोई बिंदु पी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कैसे निकलती है? तो आप बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर निर्वात की बात कर रहा हूँ, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो ये पता होना चाहिए, किसी भी आवेश से, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, उससे बिंदु पी की जो दूरी होगी, यानी कि स्मॉल आर दूरी पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा ये, ठीक है। अब एक दो और कंसेप्ट समझो। देखो प्लस चार्ज के कारण जो, देखो विद्युत क्षेत्र में अदिश राशि, सदिश राशि है, सॉरी तो मुंह से निकल गया आदेश, सदिश राशि है। अगर कहीं भी प्लस चार्ज रखा हुआ है, कहीं पे प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कहाँ होगी? उससे दूर की तरफ। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर कहीं पे माइनस चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उस माइनस चार्ज की तरफ होगी। ये नोट करने वाली चीज़ है। प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा दूर की तरफ, माइनस के कारण हमेशा पास की तरफ। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में भी हम डिटेल में नहीं जान रहे, ठीक है, क्योंकि मैं मेन यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको बहुत अंदर डीपली नहीं जा रहा। तो वो तो जब मैं पूरा प्रॉपरली यहाँ पे पढ़ाऊँगा तब पूरा बताना पड़ेगा। इस समय आप ये नोट कर लो, ये मेन चीज़ है, ठीक है। चलो आपको इतना पता चल गया, अच्छी बात है। चलो अभी देख लेते हैं इधर। अब आप मुझे बताओ कि माइनस क्यू के कारण, ठीक है, माइनस क्यू जो कि बी बिंदु पे स्थित है, इसके कारण बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? आपको पता है कि माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो माइनस की तरफ होती है। तो आप क्या करेंगे, ये बिंदु पी ये रहा, माइनस ये रहा, तो इसकी तरफ आप दिखा देंगे मुझे ऐसे कुछ ये करके। आप बोलेंगे ई बी माने क्यों? बी बिंदु के परिस्थिति है ना वो आवेश, ठीक है। तो मैंने ई सब इसमें बी से दिखा दिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस के कारण उस माइनस आवेश की तरफ होती है। देखो तो ये भैया माइनस का है और यहाँ पे मुझे निकालनी है, तो मैंने इधर की तरफ एरो दिखा दिया, इसकी तरफ। इस प्लस क्यू आवेश के कारण बताओ, तो आप लोगों ने प्लस के कारण दूर की तरफ, तो ये रहा प्लस क्यू, ये रहा बिंदु पी, इससे दूर की तरफ यानी कि बाहर जाती है ऐसे। आप लोगों ने ये बना दो, और जी हाँ यही बनाया मैंने, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई।
प्लस के कारण बाहर की तरफ, माइनस के कारण उसी की तरफ। ठीक है, ये मैंने बिंदु पी पे तीव्रताएं बता दी भैया, प्लस के कारण और माइनस के कारण। बस समझ लो आपका सवाल यहाँ क्लियर हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सफिक्स में ए बराबर निर्वात और वायु के लिए बात चल रही है, थ्योरी आप लिख लेंगे। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला भैया, आर दूरी पे क्या होता है फॉर्मूला, अभी आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर यहाँ पे देखो, मैं किसके बीच की दूरी निकाल रहा हूँ, मैं प्लस क्यू से निकाल रहा हूँ बिंदु पी की दूरी, जो मैंने पहले ही निकाल रखी है, कितनी है, आर प्लस एल। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी का स्क्वायर करते हैं ना, तो आर प्लस एल दूरी थी, उसका स्क्वायर कर दिया। अब दिशा क्या है इसकी, देखो दिशा जो होगी इसकी वो है पी से दूर की तरफ, यानी कि मैं ऐसे दिखा सकता हूँ ए टू पी की ओर। ठीक है, मतलब ए से कहाँ भाग रहा है, ये पी की तरफ भाग रहा है, और पी से भी आगे कहीं जाएगा। ठीक है, देखो सदिश राशि है, दिशा दिखानी जरूरी है, तो शांत तरीके से, बहुत ही हमें कुछ फालतू लिखना नहीं है, हमने ब्रैकेट में दिशा दिखाई क्या है, ए से पी की तरफ, एरो का मतलब ये जो चीज़ है वो ए से पी की तरफ भाग रही है और फिर पी से भी आगे जाएगी। ऐसे मैं क्या करूँगा, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालूंगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगी आपकी ये। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने तो बहुत से माइनस रख देंगे, देखो ये गलती नहीं करनी, ये आपकी सदिश राशि, यहाँ पे चिन्ह नहीं रखे जाते, यहाँ पे वेक्टर से काम चलता है भैया, वेक्टर। अगर 11वीं क्लास में वेक्टर नहीं पढ़ा तो डाउट में आ जाओगे आप लोग। ठीक है, दूरी क्या दिख रही है भैया, इस माइनस क्यू आवेश के कारण, ध्यान से देखो, ये माइनस क्यू आवेश रहा, इसके कारण मैं बिंदु पी पे निकाल रहा हूँ, आपने फटाफट से दूरी देखी, आर माइनस एल, इसका स्क्वायर कर दिया आपने। ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, पी से किसकी तरफ, बी की तरफ। देखो दिशा देखो यार, पी से बी की तरफ जा रहा है वो दिशा, तो वही लिख दी हमने। इसलिए बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, ठीक है, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, देखो ये है वेक्टर। ठीक है, सदिश राशि, तो वेक्टर में क्या होता है ना, वेक्टर में हम लोग परिणामी चीजों को लिए या परिणामी चीज के लिए हम उसकी दिशाएं देखते हैं। तो आपने बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इनकी दोनों की दिशा देखी, कैसी नजर आ रही है भाई, दोनों तक देखते गए और बता ही नहीं पाए, ऐसा काम मत करना। देखो एक इधर है एक इधर है, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में, और जब भी दो वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो क्या करते हैं, बताओ बताओ बताओ, नहीं बता पाया, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया भगवान ने बता दिया, चलो अच्छी बात, वो घटाते हैं। अब ऑप्शन ये आता है कि मैं किस में से किसे घटाऊं, ये करूं या तो फिर मैं ये करूं। ठीक है, सही बात है, आप में तो बहुत से अच्छे हैं, समझ रहे हैं कि वेक्टर विपरीत दिशा में होंगे तो घटेंगे, लेकिन अब मैं ये माइनस ई बी करूं या ई बी माइनस ये करूं, ये सवाल उठता है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप खड़े हो, बिंदु पी पे आप अपने आपको मान लेते तरीके से हो, और माइनस क्यू पे भी आग लगी पड़ी है और प्लस क्यू के पे भी आग लगी पड़ी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आग जल रही है और इधर भी आग जल रही है, तो आपको किसकी आग ज़्यादा महसूस होगी। ठीक है, किसकी आग ज़्यादा महसूस होगी, जो पास में। ठीक है, जो पास में भैया, पास में आग लग रही है, उसकी गर्मी आपको ज़्यादा महसूस होगी, दूर वाले की महसूस होगी, आपको पास वाले की। तो भैया जब पास वाले की गर्मी ज़्यादा महसूस होगी, इसका मतलब पास वाला भी ज़्यादा ताकतवर है। तो आप किस में से किसे घटाओगे, आप पास वाले में से दूर वाले को घटाओगे। तो पास में कौन है, ई बी माइनस ई ए, मतलब ई बी वाला ज़्यादा तगड़ा है, तो आप ई बी वाले में से ई ए को घटाओगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये आग जल रही है क्या, कहने का मतलब ये है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। देखो जो पास में बिंदु माइनस क्यू है, ये अपने बी पी बिंदु पे ज़्यादा तेज या ज़्यादा तगड़ी विद्युत क्षेत्र बनाएगा। भैया पास में अगर चुंबक रख दोगे, पास में चुंबक रख दोगे तो जितना ही ज़्यादा बल लगेगा उस पर, और एक दूर चुंबक रखी हुई है उसको कोई असर ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे बी बिंदु के कारण, ठीक है, यानी कि बी बिंदु पे स्थित आवेश के कारण बिंदु पी पर जो तीव्रता वो ज़्यादा होगी ए बिंदु से। तो हम इसमें से इसे घटाएंगे, तो अब कुछ नहीं करना, इसे इक्वेशन 1 बना लो, इसे इक्वेशन 2 बना लो, समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। 1 2 से मान जैसे मान रखा मैंने। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू कॉमन आ रहा था दोनों में, देखो इसमें भी कॉमन आ रहा है और इसमें भी, तो कॉमन लेने के बाद अंदर बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, देखो ये वाला, सॉरी ये वाला, और माइनस के निशान के साथ ये वाला। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया नीचे फटाफट से, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर एलसीएम में चला गया, इस वाले से ये कट गया, बचा r प्लस एल, इधर माइनस
इस वाले से कट गया तो बचा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, बस एक चीज़ और देखो आप लोग, बड़ी चालाकी से यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग 1/4π क्यू। देखो नीचे जो चीज़ है ना उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ध्यान लगा रहे हो आप लोग, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो दोनों का ही तो स्क्वायर हो रहा है और गुणा भी हो रही है, तो इस स्क्वायर को बिल्कुल ऊपर ले गया, ठीक है, यहाँ से भी स्क्वायर हटाया, यहाँ से भी हटाया और इसको ऊपर ले गया। अगर वापस लाना होगा तो इसमें भी लगा दूंगा, इसमें भी लगा दूंगा, तो इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा। अंदर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला खुल रहा है, फटाफट से बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का देखो ब्रैकेट यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि अंदर जो है इस माइनस के कारण चिन्ह बन देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने क्या लगाया, a और b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद जो कट रहा है टर्म वो काट देंगे, ठीक है। यहाँ से देखो ये माइनस खोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे ये माइनस खुलेगा तो ये देखो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। अब जो कट रहा है काट दो, ये गया, ठीक है, और ये गया आपका, ये कट गया इस माइनस के कारण। क्या बचा, 2RL 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 जुड़ जाएंगे तो आपको क्या देंगे, इधर लिख देते हैं फटाफट से, ठीक है, 1/4π∈0 Q 4RL भैया, 2RL और 2RL 4RL। और अगर नीचे देख रहे हो तो नीचे तो बन गया बचपन का फॉर्मूला, बचपन का साथी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मतलब अरे a प्लस बी ए माइनस बी का, सॉरी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही करा मैंने, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, आप मुझे बताओ, देखो HCl का अणु आप लोगों ने देखा हुआ तो किसी ने भी नहीं है, लेकिन दूरी बहुत छोटी होगी और R जो है बहुत बड़ी दूरी होती है, तो मैं कुछ ये लिख सकता हूँ क्योंकि L जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा किससे, R से, तो L स्क्वायर भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा R स्क्वायर से, बहुत ज़्यादा छोटा, मतलब अगर L है 0.1 और R है उसकी जगह 10, ठीक है, और अगर मैं L स्क्वायर कर दूँ तो आप बोलोगे भैया L स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा ना, और R स्क्वायर कर दूँ तो R स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा 100। अरे भाई L है 0.1, इसका स्क्वायर करूँगा 0.01 हो जाएगा, R है 10, इसका स्क्वायर करूँगा 100 हो जाएगा। ये मतलब कि L स्क्वायर को तो मैं वैसे ही छोटा मान रहा था, सॉरी L को स्क्वायर करने पे वो और छोटा हो गया, इसका मतलब मैं इस L को छोड़ दूँ, अगर मैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूँ और उसमें एक पॉइंट या 0.01 आ भी जाए तो उसको हम साइड में हटा देते हैं, तो बस कुछ यही लिख देंगे हम लोग। देखो ये लिखते साथ ही मैं L स्क्वायर को छोड़ दूंगा, L स्क्वायर को छोड़ दूंगा, मतलब L स्क्वायर को मैंने बेदखल कर दिया गुणा भाग से ही, और इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा, ठीक है, इसको मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा। अब जैसे ही मैंने L स्क्वायर को छोड़ा ये टर्म हट गया, माइनस L स्क्वायर हट गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब आपको अभी मैंने एक चीज़ पढ़ाई है, अभी एक चीज़ पढ़ाई थी कि विद्युत द्विध्रुव आखिर क्या होता है, Q × 2L होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो Q ये आपको मिला हुआ है, 2L ये रहा, 2L ये रहा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, 1/4π∈0, ठीक है, ये हो गया आपका P, क्या Q × 2L, क्या बचा आपके पास 2R, अपॉन में R की पावर 4 हो जाएगा, एक R से 3 बार कटेगा, तो आंसर आएगा आपका 1/4π∈0, ठीक है, 2P/R की पावर 3। तो ये आपका अक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला है, मात्र न्यूटन प्रति कूलम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है दोस्तों। तो ये अक्षीय स्थिति था, अगर अच्छी लगे तो देखो। अब निरक्षीय स्थिति के बारे में बात करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों निरक्षीय स्थिति में बढ़ते हैं, तो मैंने डायग्राम पहले से ही बना दिया क्योंकि कंसेप्ट आपको पहले उसमें अक्षीय में बता दिए। देखो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, मान लो आपका वैद्युत द्विध्रुव यहाँ है, तो इधर 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 मतलब कहीं पे भी, मतलब जो भी आपका विद्युत द्विध्रुव अगर लेटा हुआ है तो उससे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई भी पोजीशन वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, निरक्षीय स्थिति कहलाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति आपको कंफर्म हो गई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव अपने पास वही है AB 2L दूरी का, A बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, B बिंदु पर प्लस क्यू आवेश, मध्य बिंदु O मान लिया, तो जिस कारण से ये दूरी L और ये भी दूरी L हो जाएगी। अब इससे स्मॉल r दूरी पे निरक्षीय स्थिति यानी कि ऊपर की तरफ कोई बिंदु P है, यहाँ पे मुझे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किसके लिए भैया, विद्युत द्विध्रुव के लिए, ठीक है। अब वही वाली चीज, ये भैया प्लस, सॉरी इधर देखो आप पहले, ठीक है, ये बाद में बताता हूँ। ये दूरी आपकी L है, ये R है,
तो ये आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे भैया पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो त्रिभुज, ये देखो APO में, APO में, त्रिभुज APO में आप कहेंगे जो आपका कर्ण है वो हमें पता नहीं है, वो निकालना है, ठीक है। तो कर्ण मतलब AP का स्क्वायर बराबर आधार जो कि है L स्क्वायर इसमें, ठीक है, और आपका जो लंब है वो R स्क्वायर है। तो AP बराबर आप क्या करेंगे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही तो करेंगे भैया। प्लस में अगर मैं R को पहले जाऊँ तो कोई जुर्म थोड़ी कर दिया भैया, प्लस तो इधर उधर कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो आपने कहा AP इतना आया, सेम टू सेम ये भी तो देखो L ही है और ये R है, तो आपका जो BP होगा वो भी कितना आएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलो ये बात तो कंफर्म हो गई। अब मैंने भी आपको बताया कि किसी भी बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ेगा प्लस के कारण परिणामी जो तीव्रता होती है वो दूर की तरफ होती है पास की तरफ। आपको सिखा रखा है कि प्लस के कारण तीव्रता ये बिंदु है तो उससे दूर की तरफ, तो मैंने ई सब इसमें बी को उधर दिखाया, मतलब बी बिंदु पे था ना वेश, तो इसलिए। ऐसे ही माइनस के कारण पास की तरफ, तो ई सब इसमें ए को मैंने पास की तरफ दिखा दिया। चलो इतनी बात कंफर्म हो गई। अब हम डेरिवेशन करते हैं, क्या करना है, एक बार माइनस के कारण इस पी पे तीव्रता निकालूंगा, एक बार इस प्लस के कारण निकालूंगा, और फिर देखते हैं परिणामी तीव्रता वेक्टर है, वेक्टर में कैसे निकलती है। तो फटाफट से करते हैं हम। सबसे पहले ए बिंदु पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, तो आपने बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन दूरी क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है भैया। कैसे देखो, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये दूरी थी, इसका भी होल स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हटेगा नहीं हटेगा, तो मैंने डायरेक्ट हटा दिया, ठीक है। समझो, देखो थोड़ा इतना समझो, अगर आपको नहीं इतना समझ में आता तो आप सीधा सीधा करो, एक बार उसका अंडर रूट लो फिर उसका स्क्वायर करो, आना तो इसी रास्ते है। तो थोड़े बड़े हो गए हो तो इसको समझो। दिशा आपने दिखाई, आपने बोला कहाँ है, पी से ए की ओर, देखो एरो देखो यार, पी से ए की तरफ आ रहा है ना, तो वो पी से ए की तरफ। ऐसे ही मैं इस प्लस क्यू आवेश के कारण देख रहा हूँ, तो प्लस प्लस थोड़ी रखेंगे हम लोग क्योंकि सदिश राशि है ये, दूरी वही रहेगी, देखो सेम टू सेम दूरी है, लेकिन दिशा बदलेगी। दिशा एक बार हो जाएगी क्या आपकी, बी से पी की तरफ, बी से पी की तरफ, देखो बी से पी की तरफ जा रहा है ना वो, प्लस से दूर की तरफ, तो ये दिशा हो गई। अब मैंने देखा है परिणामी तीव्रता तो कुछ अलग ही दिख, अलग ही कंटेंट दिखा रही है, मतलब क्या यार, मतलब ये इधर से थीटा बना रहा है, ये इधर से, ठीक है। अब इसे दो तरीके से मैं कर सकता हूँ, ठीक है, या तो वेक्टरों के वियोजन के घटक से, ठीक है, यानी कि वेक्टरों का वियोजन करके, या एक और तरीका आपने पढ़ रखा होगा कि परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं अगर थीटा एंगल बन रहा हो, ठीक है। आपने तो पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये पढ़ा था आपने 11 तो पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे परिणामी तीव्रता किस किस की निकल रही है, ए और बी की जगह कौन है वेक्टर, ईबी और ई। तो यहाँ पे ई स्क्वायर सब इसमें ए प्लस ई स्क्वायर सब इसमें बी दिखाया प्लस 2e है। देखो जो वेक्टर है उन्हें तो दिखाऊंगा, आपके वेक्टर है ई ए और ई बी। कॉस, अब कॉस देखो ध्यान से देखो, पूरा तो पूरा ये थीटा है और ये थीटा है, तो पूरा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 थीटा, कितना होगा 2 थीटा। अरे भाई यार ये इतना यहाँ से आते, अगर इसको परिणामी को ही मान रहा हूँ, यहाँ से आता है ये थीटा और यहाँ से आता है ये थीटा, तो दोनों जुड़ के 2 थीटा देंगे, तो एंगल 2 थीटा हो गया। अब मैंने देखा ई ए भी इतना ही है जितना ई बी है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ई ए बराबर ई बी, और इन दोनों को किसी एक के बराबर ई के बराबर रख लूँगा, भैया जितना ई है उतना ई बी आएगा, तो इसको ई के बराबर रख लिया। और ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी ई स्क्वायर हो जाएगा, ये किसके बराबर है, ई के, प्लस ये भी ई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ई इंटू ई, यानी कि ये भी ई स्क्वायर हो जाएगा, अरे ई इंटू ई स्क्वायर कॉस 2 थीटा। फटाफट से देखो यहाँ पे सब चीज़ें कॉमन जो आ रही है मुझे, ई स्क्वायर, यानी कि ई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैंने लिया, ठीक है। चलो छोड़ो, पहले एक बार कॉमन ले लो अगर मिल रहा है तो, लेकिन ये दोनों जुड़ भी तो रहे हैं, तो पहले इन्हें जोड़ लेते हैं। देखो ई स्क्वायर तो 2 स्क्वायर हो जाएंगे, और ये ऐसे देखो इन्हें नहीं, अब इन्हें मत जोड़ देना, ये गुणा में इसके साथ cos 2 थीटा के साथ, भैया ये अलग थे, एक और एक 2 ई स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये अलग चल रहा है मटेरियल। अब कॉमन दिख रहा है मुझे ई स्क्वायर, जो कि पहले भी दिख रहा था, तो एक और एक जोड़ के 2 ही आता, तो यहाँ पे क्या बचा 2, और इधर क्या बचा 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा। अरे भाई 2 भी तो कॉमन आ रहा है, उठाओ 2 भी कॉमन, लो 2 भी तो आ रहा था, 2 हमने देखा ही नहीं, ठीक है। तो आप पे क्या बचा, ये बचा भैया आपके, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है, मतलब हम तो एक देख रहे थे, हमें तो 2 भी फ्री फंड में कॉमन मिल गया।
अच्छी बात है, ठीक है। 2e² ये रहा। अब आपको पता है यहाँ पे जब भी cos थीटा लग जाए तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ इस cos थीटा का जिससे एक कट जाए, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे ये कट जाए। तो आपने क्या लगाया, cos² थीटा -1। ये cos थीटा के फॉर्मूले आते हैं, नहीं आते कोई बात नहीं, ये होता है 2 cos² थीटा -1, इससे ये कट जाएगा। 2 से 2 की गुणा होगी, क्या आएगा 4 e² cos² थीटा, ठीक है। सारी चीज़ें अंडर रूट में है तो ये सब बाहर आ जाएंगी। 4 का 2 बाहर आएगा, e² का e आएगा, cos² थीटा का cos थीटा आएगा। तो ये परिणामी तीव्रता आ गई आपकी, ठीक है। इसको e' से दिखा दिया हमने परिणामी तीव्रता को, क्योंकि भैया ये भी e है ये भी e है, तो फिर अंतर क्या रहा भाई, हम तो पहले ही निकाल लिया इसका मतलब e'। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो e का मान और cos थीटा का मान रखूँगा इस डायग्राम में, देखो ठीक है। इधर से देखो त्रिभुज APO में, इस वाले में देख लो या इस वाले में देख लो। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होता है आधार बट्टे कण। आधार APO में आधार है क्या, L। कण है क्या भैया, यही है √r² + L², ठीक है। आपने cos थीटा का मान भी रख लिया और e का मान तो हमें पता ही है, ये ऊपर हमें समीकरण जो बना रखी है 1 और 2, ठीक है। लो बना ली, इतनी देर का लग रही है। तो हम परिणामी तीव्रता में मान रख लेंगे। देखो 2 ऐसे ही रहेगा, e की जगह मान रख रहा हूँ 1/4πε0 q r² + L² और cos थीटा की जगह ये वाला मान, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो जो इसमें गुणा भाग हो रही है कर देंगे, ठीक है। ये आपका 2ql, मतलब आपको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भैया, q × 2l, देखो यार q ऐसे ले लिया × 2l, इसे ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार बिल्कुल, और 1/4πε ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ ये एक और जो भी पावर होती है उसको अंडर रूट लिख लेते हैं हम लोग, भले 1/2, तो गुणा में पावर जुड़ती है तो r² + L², ये पावर कितनी आपको हो गई 1, और अंडर रूट को क्या बोलते हैं 1/2। तो जब 1 और 1/2 जुड़ेंगे तो क्या रहेंगे 3/2, 3/2, 3/2, नहीं आया समझ में, 3/2। परेशान तो नहीं हो गए, परेशान तो नहीं हो गए, 3/2 कैसे आ गया, अरे भाई इसको बोलूँगा 1 पावर। और जब भी अंडर रूट लग जाए, अंडर रूट को बोलते हैं 1/2 पावर, किसी भी चीज़ में अंडर रूट लग जाए तो मतलब 1/2 पावर। गुणा में पावर जुड़ती है तो 1 और ये 1/2 जोड़ के कितना देगा 3/2, तो ऐसे लिख दिया। ये क्या बन गया आपका q × 2l, ये बन गया p, तो 1/4πε0 को फिर से ऐसे लिख दिया और ये बन गया आपका p। L² को छोड़ दूंगा तो बचेगा ये, ध्यान से क्यों छोड़ूंगा, अभी बताया ना, अभी बताया कि ये कंडीशन होती है भाई। ये देखो 2 से 2 कटेगा, आंसर आ जाएगा 1/4πε0 p/r की पावर, ठीक है। तो ये था हमारा अक्षीय स्थिति पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अक्षीय और निरक्षीय इस वीडियो में कवर करा। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके। अगली वीडियो में और इस चैप्टर के बारे में और बताएंगे, और 3 या 4 वीडियो में आपका पहला चैप्टर खत्म करेंगे। ऐसे ही आपकी वीडियो आती रहेगी और सारे मेन टॉपिक बता दिए जाएंगे आपको। यूके बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड वाले जितने भी है, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए भी बताया जाएगा, तो टेंशन मतलब थैंक यू।